नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अब एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है। मतलब कोई पर्सन सर्विस का इंपोर्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है। लेकिन अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ जाएगा। लेकिन आज का केस ये है कि जो हम सर्विस ले रहे हैं, मतलब एक इंडियन कंपनी है, वो सर्विस जो ले रही है वो ले रही है, मान लेते हैं यूएसए से। ठीक है। और यूएसए के जो लोग सर्विस दे रहे हैं वो इंडिया में आके नहीं दे रहे, वो सर्विस भी यूएसए में ही दे रहे हैं। लेकिन अब इंडियन कंपनी को क्या है, उसको पैसे देने हैं। ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि अगर मैं बात करूं तो क्या ये इंपोर्ट हुआ है या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है क्या, क्योंकि सर्विस का जो सर्विस रेंडर जहाँ किया जा रहा है, सर्विस दी कहाँ जा रही है, सर्विस दी जा रही है आउटसाइड इंडिया। जो कंपनी दे रही है वो भी आउटसाइड इंडिया है। तो देखो इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। जब मैं ऐसे पेमेंट करूँगा तो क्या उस पर जीएसटी की क्या लाइबिलिटी रहती है। सेकंड चीज़, क्या टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। दो चीज़ें हैं मेन। और तीसरा, बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है ऐसी पेमेंट पे। क्योंकि इस पे पहला चीज़ तो ये डिसाइड करो ये इंपोर्ट है या नहीं। अगर ये इंपोर्ट ही नहीं है तो फिर जीएसटी की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जीएसटी की बात ही तब आती है जब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे। तो अब सपोज करते हैं कि या कोई मैनेजमेंट सर्विसेज ली है, कंसल्टेंसी सर्विस ले ली हमने यूएसए की कंपनी, उन्होंने मुझे यूएसए में ही वो सर्विस दी है और वहीं पे सारा रेंडर हुआ है, मतलब सारा काम वहीं पे हुआ है। अब मुझे पेमेंट करनी है तो मैं जीएसटी की बात करता हूँ। सबसे पहले देखो जीएसटी का है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया में फॉल होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया में है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसमें देखो आप, या फिर बिल टू और शिप टू का कॉन्सेप्ट है कि आप जिसको बिल कर रहे हो अगर वो इंडिया में है, चाहे शिप टू आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन जिसको आपने बिलिंग किया है वो अगर इंडिया में, तो भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर बिल टू शिप टू मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या, ना ही बिल टू शिप टू में वो कंपनी इंडिया में फॉल कर रही क्योंकि कंपनी यूएसए की है। ठीक है। और अगर उसकी बात करूँ कि भाई सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, तो जब इंडिया में वो कंपनी नहीं है, बिलिंग इंडिया की कंपनी को नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मान ली जाएगी यूएसए में। तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई ही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो गई तो जीएसटी के दायरे से ये बाहर है, तो जीएसटी की कोई बात नहीं करेंगे इस पे। ओके जी। तो जीएसटी से बच गए। जीएसटी में हम तब फंस जाते जब कोई इंडियन ही कंपनी होती लेकिन हमें आउटसाइड इंडिया सर्विस दे रही होती, क्योंकि हमें फिर इसमें बिल हम इंडियन कंपनी को कर रहे होते और फिर पेमेंट भी इंडियन कंपनी को करते। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, पेमेंट हम आउटसाइड यूएसए के बंदे को कर रहे हैं और यूएसए का बंदा इंडिया में सर्विस नहीं दे रहा है। यहाँ भी हम मतलब बच रहे हैं। तो यूएसए का बंदा यूएसए में ही सर्विस दे रहा है तो बिलिंग भी हम यूएसए को कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली आउटसाइड इंडिया है, तो हम जीएसटी से बच गए। कोई 15%, 12%, 18% की टेंशन नहीं, जीएसटी के दायरे से बाहर हुई चीज़। सेकंड आती है कि सर अब जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या हम इनका टीडीएस काटेंगे। अब भैया सामने वाला तुम्हारे टीडीएस के लॉ को नहीं जानता, और अगर जानता भी होगा तो सामने वाला, वो तो एक आपकी बिजनेस टर्म्स है कि टीडीएस आप बियर करोगे या वो बियर करेगा, लेकिन मान के चलते हैं कि इसमें क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों वैसे तो सेक्शन 9 है जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का है 1961 का, कि वो बोलता है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। उस बंदे को, यूएसए वाले बंदे को टैक्स हम तब करेंगे इंडिया में, या टैक्स उसकी इस ट्रांजैक्शन का टैक्सेशन इंडिया में तब होगा जब इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया होगा। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब ये होगा कि वो प्लेस जहाँ पे वो सर्विस दी गई है वो इंडिया में होनी चाहिए, वहाँ से एक्रू हुआ है। अब मान लो किसी का बिल्डिंग है और उससे उसको रेंट मिल रहा है, तो बिल्डिंग जहाँ लोकेटेड है वो बिल्डिंग अगर इंडिया में, तो फिर इंडिया से एक्रू हो रहा है ना। अब इसमें क्या है, ये बंदा इंडिया कभी आया ही नहीं, भाई यूएसए का है, यूएसए में सर्विस दे रहा, तो उसका इनकम और एक्रू जो हो रहा है वो तो यूएसए से हो रहा है। हाँ, लेकिन पैसा देने वाली इंडियन कंपनी है, तो सेक्शन 9 में वो फॉल नहीं कर रहा, नॉन रेजिडेंट वाला बंदा, क्योंकि उसकी रेजिडेंसी इंडिया में है ही नहीं, तो सेक्शन 9 की वजह से तो वो बच गया। लेकिन जब आप ऐसे बंदों को पेमेंट करोगे तो एक और है सेक्शन 195। 195 कहता है जब भी आप
फॉरेन रेमिटेंस करोगे, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस करोगे, तो आपको फॉर्म 15CA, फॉर्म 15CB फाइल करना होगा, जो कि आपको अपने CA से लेना है 15CB। तो जब आप CA साहब के पास जाएंगे, 15CB मतलब बेसिकली वो सर्टिफाइड करते हैं इस फॉरेन ट्रांजेक्शन को, ये लीगल ट्रांजेक्शन है, इसलिए आप इसको रेमिट कर सकते हो फंड, और ये रिक्वायरमेंट है बैंक की, ठीक है। और लॉ में भी लिखा हुआ है इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है। तो बैंकर्स इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो आप जब CS आपको देंगे 15CB फाइल करने के लिए, तो वो बोलेंगे कि भाई इस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो आप बोलोगे यार वो तो USA का है, तो वो आपसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस का USA का है तो उसका प्रूफ ला के दो। अदरवाइज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये कहता है ऐसे ट्रांजेक्शन पे TDS तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब आप उसके रेजिडेंशियल प्रूफ के डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास। TRC होना चाहिए, टैक्स रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। TRC बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो ये बोलता है कि ये जो बंदा है वो इस कंट्री का रेजिडेंस है और इस इनकम पे ये वाली कंट्री टैक्स करेगी। जब ये वाली कंट्री टैक्स करेगी, USA की कंट्री टैक्स करेगी, तो फिर इंडिया वाले नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ डिक्लेरेशन भी ले सकते हैं आपके CA साहब, मांग सकते हैं, जैसे कि DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दो देशों के बीच बनता है कि भैया देखो दो बार टैक्स ना हो किसी भी बंदे को ना, जिस पे हम टैक्स ले रहे हो उस पर मत लो तुम टैक्स। तो उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि भाई उससे आप डिक्लेरेशन ले लो, PE एंड POEM डिक्लेरेशन, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का डिक्लेरेशन ले लो उससे कि वो इंडिया में नहीं है। उसके बाद उससे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ले लो उस बंदे का, और भी कोई LLC है या पार्टनरशिप या जो बिजनेस है उसका सर्टिफिकेट ले लो। इन सब से वो बंदा इंश्योर हो जाता है जो हमारे CA साहब हैं कि भाई हाँ अब ये बंदा जो है प्रूफ हो गया कि ये आउटसाइड इंडिया में है। अदरवाइज अगर ये प्रूफ नहीं होता है ना, तो फिर वो TDS एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि DTAA ओवरराइड कर देता है इनकम टैक्स को। मतलब अगर दोनों में जो बेनिफिशियल है, अगर DTAA बेनिफिशियल है तो ऑब्वियस ही बात है वो बंदा DTAA को सेलेक्ट करेगा, लेकिन DTAA के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना होगा। तो सेक्शन 9, सेक्शन 195 और DTAA के क्लॉज में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन तीनों को दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये ट्रांजेक्शन करनी है। GST से बचने के लिए तो आपको बस वही देखना था कि भाई इस बंदे का जब प्लेस ऑफ सप्लाई, GST का रोल ही तब आएगा जब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होगा। तो यहाँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में नहीं है, तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है ही नहीं, सप्लाई बहुत मेजर टर्म है GST का, तो GST से तो वो वैसे ही बच गया। TDS के केस में ये 3 सेक्शन देखिए और 15CB, और अपने बैंक के जो भी फॉर्म A2 भरने होते हैं उसमें सही तरीके से पर्पस कोड आपको मेंशन करना होगा, और आप बैंक को डॉक्यूमेंट देंगे और पैसा रेमिट हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्ट वाली कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, और वैसे भी ये सर्विस है तो इसमें कस्टमर वो जो ID PMS और बिल ऑफ एंट्री वाली कोई बात आएगी नहीं, तो सिंपल से ट्रांजेक्शन है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, और उन CA सर को भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी आपको आप दे सकते हैं जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। और आप उस एंटिटी से जो पैसा रिसीव करेगी उससे आप डिक्लेरेशन ले लीजिए, PE एंड POM डिक्लेरेशन ले लीजिए, उनसे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ले लीजिए, उनका खुद की कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन है वो सब ले लीजिए, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ यार इस बंदे का टैक्सेशन तो US में हो रहा है। तो हम नहीं करेंगे, ये DTAA का लॉ है जो कहता है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, नाम से पता चला भाई 2 बार टैक्स नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों कि आप इस वाले ट्रांजेक्शन को समझ गए होंगे कि ये ट्रांजेक्शन कैसे किया जा सकता है, और अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी एक और प्रैक्टिकल क्वेरी के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा, जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि भाई अगर कोई बंदा इंडिया में है और उसको कुछ ऐसा पैसा मिल रहा है किसी फॉरेन एंटिटी से, तो उस पैसे पे क्या GST की एप्लीबिलिटी है, उस पे क्या TDS, उसका क्या इनकम टैक्स रहने वाला है। बेसिकली फ्रीलांसर लोगों का भी वो वाला जो फ्रीलांसर की भी इनकम उसमें फॉल हो जाएगी, या कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे इनकम ले रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के लिए पैसा उसको मिल गया तो कैसे टैक्सेशन होगा, कैसे GST में फॉल। तो इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस पर और वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।